साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टी20 टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी एक बार फिर लटक गई है। अब उसकी जो वजूहात हैं वो काफ़ी हैरानकुन भी हैं, लेकिन एक आज़ाद ज़राए ने दावा किया है, जो रिपोर्ट बताई जा रही है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबरान ऐसे हैं जो कि हर हाल में अपनी नाक ऊंची रखना चाह रहे हैं। और उनका मुद्दा ये है कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ चूँकि पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस में बैटिंग पिचेस पर सीरीज़ होगी, तो इसमें पाकिस्तान के वो बैटर्स जो कि एग्रेसिव क्रिकेट के लिए माने जाते हैं या उन्हें तस्वुर किया जाता है, जो दौरा बांग्लादेश में, दौरा वेस्ट इंडीज़ में या फिर यूएई में वहाँ की कंडीशंस की वजह से नाकाम हुए, उन्हें अगर पाकिस्तान की कंडीशंस एक बार फिर मिल जाएं तो जैसी कारकर्दगी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में पाकिस्तान टीम ने दिखाई थी, वैसी कारकर्दगी ये प्लेयर्स दिखा सकते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हो सकती है। यानी कि मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई पाकिस्तान की जानिब से, बेहतरीन बैटिंग की थी पूरी सीरीज़ में, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल फ्लॉप हुए। मासिवाए ओमान के ख़िलाफ़ 150 के बाकी तमाम मैचेस में, चाहे बांग्लादेश हो का टूर हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ का टूर हो, चाहे यूए ट्रायंगुलर सीरीज़ हो, चाहे एशिया कप हो, हर जगह फेल हुए। इसी तरह जो बाकी खिलाड़ी हैं, जिसमें हसन नवाज़ भी हैं, वो अब इनके हवाले से एक आम तासुर ये है, जो सिलेक्टर समझ रहे हैं कि अगर उन्हें साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में मौका दे दिया जाए तो यहाँ पर वो आउट क्लास परफॉर्मेंस दे सकते हैं और ये आखिरी मौका समझकर उन्हें एक बार चांस देना चाहिए। ये अब एक तरह से लॉबिंग शुरू हो गई है। 2 सिलेक्टर हैं जो कि सबसे मजबूत सिलेक्टर हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में, उनकी जानिब से ये बातें माइक हैसन तक पहुंचाई जा रही हैं, जो कि माइक हैसन पहले ही जहन बना चुके हैं कि इस नाकारा बैटिंग लाइन से अब जान छुड़ानी है। लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी, जिनका बड़ा किरदार है पाकिस्तान की इस तबाही में, पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइन में, उनके मशवरे भी सबके मशवरे मानते रहे हैं, उनको भी एक बार फिर राम करने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम मज़ीद एक सीरीज़ में मौका दे दें, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस कैलेबर के खिलाड़ी नहीं हैं कि वो टी20 फॉर्मेट खेल सकें। ये चीज़ें एक बार फिर सामने आएंगी। अलबत्ता इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी के हवाले से रुकावट हो सकती है, वो है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में कारकर्दगी। हालांकि टेस्ट सीरीज़ की कारकर्दगी का टी20 मैचेस में कम बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, लेकिन ये पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, ये क्रिकेट पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि एशिया कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी यकीनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि मोहम्मद हारिस मुसलसल फेल हो रहे थे, साइम अयूब मुसलसल फेल हो रहे थे और उसकी वजह से एक इम्कान था कि यूएई ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी और एशिया कप में भी इन दोनों प्लेयर्स की वापसी हो जाएगी। लेकिन चूँकि दौरा वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान ने जो वनडे सीरीज़ खेली, उसमें ये दोनों प्लेयर्स बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पहले मैच में गो के बाबर आजम ने 47 रन बनाए, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में बड़ा स्कोर ना करने की वजह से उन्हें पाकिस्तान के एशिया कप के प्लान से आउट किया गया। यानी कि वनडे फॉर्मेट की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें टी20 फॉर्मेट की टीम से निकाल दिया गया, जिसका एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से कारकर्दगी जांचने का पैमाना अलग है, बाकी प्लेयर्स के हवाले से अलग है। बाकी प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, उनसे ये उम्मीद है कि ये कुछ कर सकते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बहुत कुछ कर चुके हैं, पाकिस्तान की जानिब से सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं, सिर्फ 8 से 9 रन का फ़र्क है। बाबर आजम रोहित शर्मा की जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा टी20 रन्स करने वाले खिलाड़ी बनने के करीब हैं। 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से टी20 फॉर्मेट में। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स का मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड है। इसके अलावा और बेताशा रिकॉर्ड्स हैं, वो साबित कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर सिर्फ एक नाकामी का इंतज़ार करते हैं कि किसी सीरीज़ में वो नाकाम हों और उन्हें टीम से बाहर किया जाए। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ खेली, उससे पहले पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज़ दौरा न्यूजीलैंड में खेली थी, जहां मोहम्मद रिजवान ने भी परफॉर्म किया और ख़ास तौर पर बाबर आजम ने 2 50 स्कोर की। पूरी सीरीज़ में चाहे न्यूजीलैंड के बैटर्स हों चाहे पाकिस्तान के, किसी ने एक से ज़्यादा 50 नहीं की थी, जबकि बाबर आजम ने 2 50 की। पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर थे और मजमूई तौर पर सीरीज़ के तीसरे टॉप स्कोरर थे। लेकिन अगली सीरीज़ में सिर्फ 2 इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में 47 रन किए, सिर्फ 2 इनिंग्स में फेल हुए, उन्हें टी20 प्लान से निकाल दिया गया। और अगर दूसरी जानब देखें, मोहम्मद हारिस
एक लंबी फहरिस्त है उसके फेल होने की। सलमान अली आगा, लंबी फहरिस्तें बन चुकी हैं। सैम अयूब, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन इनके हवाले से कारकर्दगी जांचने का जो पैमाना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस वजह से अब टेस्ट फॉर्मेट में भी इस बात को पाकिस्तान के 2 सेलेक्टर कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को सामने रखें बाकी सेलेक्टर्स के और टीम मैनेजमेंट के, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी और माइक हैसन के, कि अगर टेस्ट सीरीज़ में ये खिलाड़ी अच्छी फॉर्म साबित नहीं करते तो उनका कम बैक नहीं कराना चाहिए। अब वजह यह है कि अगर बाबर आजम की बात करें, गो के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने 10 माह पहले आखिरी सीरीज़ खेली थी, उसमें 31 रन के अलावा कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। 31 रन भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन उससे पहले दौरा साउथ अफ्रीका के आखिरी तीनों इनिंग्स में बाबर आजम ने 50 प्लस स्कोर किए थे, जिसमें 70 प्लस स्कोर भी थे। लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचेस में उनका बैट नहीं चला तो उनके ऊपर फिर तलवार लटका दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है, ये किसी हद तक बाबर आजम के लिए और मोहम्मद रिजवान के लिए चैलेंजिंग होगी कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अपनी होम कंडीशंस में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ में वो कामयाबी से परफॉर्म करने में कामयाब हो गए तो फिर T20 स्क्वाड में उनकी वापसी लगभग यकीनी हो जाएगी। फिर वो प्रोपेगेंडा जो कि 2 सेलेक्टर्स कर रहे हैं, वो प्लान जो 2 सेलेक्टर्स कर रहे हैं, वो फिर नाकाम हो जाएगा। लेकिन अगर इस सीरीज़ में बाबर आजम और रिजवान आउट क्लास परफॉर्मेंस ना दे सके तो फिर हो सकता है कि माइक हैसन और मोहसिन नकवी 2 सेलेक्टर्स की बातों में आकर इस बात पर कायल हो जाएं कि एक बार फिर उन खोटे सिक्कों को जो कि पिछले 1.5 साल से या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 2025 में मुकम्मल फेल हैं, उन्हें मज़ीद एक मौका दिया जाए, क्योंकि इस बार पाकिस्तान अपनी कंडीशंस में खेलने जा रहा है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने की है कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया था, किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ नहीं। और बांग्लादेश की उस बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ जिसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान नहीं थे, शरफुल इस्लाम पहले ओवर में ही अनफिट होकर पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए थे, तस्कीन अहमद नहीं थे, तो उनकी बॉलिंग लाइन जो मेन बॉलर हैं वो थे ही नहीं। अगर उस सीरीज़ को कारकर्दगी बुनियाद बनाकर ये उम्मीद की जा रही है कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी ये खिलाड़ी वैसी कारकर्दगी दिखाएंगे, तो फिर मुझे हैरत होती है पाकिस्तान के इन सेलेक्टर के ऊपर कि सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को किस हद तक नीचे गिरा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर देखें, ये जितने खिलाड़ियों को चांस मिला है तो कंडीशंस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी कि वहाँ पर बैटिंग ही नहीं की जा सके। जिसने परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करके दिखाता है। इन्हीं दुबई की कंडीशंस में पाकिस्तान ने बग़ैर कोई विकेट गंवाए इंडिया के ख़िलाफ़ 150 का प्लस का जो टारगेट है वो चेस किया हुआ है। इसी कंडीशन में पाकिस्तान ने इंडिया को 2 बार हराया हुआ है। इसी कंडीशंस में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगर ये कहें कि यूए की कंडीशंस भी मुश्किल थी, यहाँ गेंद स्लो था, वेस्ट इंडीज़ में बाउंस हो रही थी, बांग्लादेश में बाउंस कम था, अगर ये बहाने चलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी ये बहाने ज़्यादा देर नहीं चल सकते। गो के जितना टाइम मिल गया है इन प्लेयर्स को, ये इनके लिए बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ी गनीमत थी उनके लिए, लेकिन उसका वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के 2 सेलेक्टर्स जिन्होंने अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है, अभी से ये इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही है माइक हैसन को कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जो कि इंटेंट प्लेयर्स हैं, इनको मज़ीद मौका दिया जाए। अब देखना ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कारकर्दगी दिखाकर इस केस का रुख किस जानिब मोड़ते हैं।